नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी कैंडिडेट एएनएम जीएनएम का इस बार एग्ज़ाम देंगे, उन सारे कैंडिडेटों के लिए हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हैं और जिसमें हम लोग मिडवाइफरी टॉपिक देख रहे हैं और इसमें लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास देख चुके हैं। और प्रीवियस क्लास जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हमने आपको बीटीएससी एएनएम में पूछा गया क्वेश्चन करवाए थे। जो भी इसमें मतलब कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। सारा क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से और जो भी हम क्लास आपको ले रहे हैं उन्हीं सब से मिल रहे हैं। जैसे कि हमने आपको कल सारा कुछ एक्सप्लेन करके बता भी रहे थे और आप लोग वहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितना क्वेश्चन उसमें से मिले हैं आपके जो एग्ज़ाम हुआ था बीटीएससी वाला। और आपका जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तैयारी रहेगा तभी आपका जो सीट है वो कंफर्म हो पाएंगे, जो कि आपका एएनएम का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं निकलते और आप लोग कॉलेज में इतने मेहनत करके डिग्री हासिल किए हैं, तो थोड़ा सा 3 महीना आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा और आपको जॉब लग जाएगा। नहीं तो फिर डिग्री का कोई मायने नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेंगे। तो इसलिए अगर जो भी चाहते हैं जॉब के लिए इच्छुक है वो सारे कैंडिडेट ज़रूर जो क्लास ज्वाइन करिएगा। आपको तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए, और बहुत ही कम फ़ी है, आपसे ज़्यादा फ़ी भी नहीं लिया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेबर रूम का टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है। जो आप लोग जहाँ पर वर्क करिएगा वहाँ पे एक लेबर रूम रहेंगे, उसका टेम्परेचर मेनली कितना होता है। तो जनरली इसका टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर के आसपास ही, उसके अराउंड ही रखा जाता है। तो रूम टेम्परेचर कितना आपको पता होना चाहिए। रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका भी लगभग उससे थोड़ा उसी के आसपास अप्रॉक्स 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे रूम टेम्परेचर जैसे आप लोग नॉर्मली घर में रहते हैं, कहीं पर रहते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर हो गया। इसमें आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे बोलता है कि रूम टेम्परेचर इतना है, तो आप समझिए जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं उसका टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। वही आपके घर में फ्रीज रखा हुआ है तो फ्रीज का टेम्परेचर अलग होगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तब ना उसमें ठंडा रहता है। वही आप गर्मी के ठंडी के दिनों में चल जाते हैं तो आपके घरों में जो हीटर रखा रहता है या और भी बहुत कुछ रखे जाते हैं, तो जनरली उस घर को, उस रूम को गर्म किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर उस समय जो टेम्परेचर रहता है उससे अधिक हो जाता है। ठीक ना। तो आप जहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली बात रहेंगे वहाँ पर हम एक्सप्लेन आपको करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि जन्मजात रूबेला जो कॉन्गेनियल रूबेला होती हैं उनमें उनका जो निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। जो जन्मजात रूबेला है उसका इनमें से जो नीचे दिया गया आपका ऑप्शन है उसमें से कौन उसका लक्षण नहीं है। जैसे कि कोई भी सिंड्रोम्स है, कोई भी आपको चीज़ें होती है बॉडी में, तो उसका अलग अलग लक्षण होता है। जैसे कि बुखार आएगा तो उसका कुछ लक्षण आपको पहले थोड़ा सा सर्दी, या तो सिर दर्द या खांसी या बॉडी में पेन, ये सब होते हैं तो इस लक्षण से पता चलता है। या टाइफाइड या कोई और सिंड्रोम्स या और बीमारी आते हैं तो उसमें उसके लक्षण से पता लगता है। तो उसी तरीके से जब जन्मजात रूबेला हो जाते हैं तो उसका कौन सा लक्षण है और कौन सा नहीं है। लेकिन आपसे इसमें पूछ रहा है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पता है तो ज़रूर आंसर करिएगा। आपका क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है बहरापन। बहरापन आप लोग जानते हैं ना, जो सुनता कम है, तो ये उसका लक्षण है, जन्मजात रूबेला का है। क्योंकि बहरापन भी जन्मजात से आते हैं। आप लोग देखते हैं कि जन्मजात से ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि मोतियाबिंद भी जन्मजात से होते हैं। बहरापन बाद में भी जाकर होते हैं, किसी कारण से हो जाते हैं, लेकिन जन्मजात जो पूरी तरह से बहरा होते हैं वो जन्मजात ही रहते हैं। मोतियाबिंद भी जन्मजात होते हैं, जब मतलब कि जन्म से होते हैं। उसके बाद हृदय संबंधित विकार ये भी हो सकते हैं। कार्डियो डिफेक्ट्स, क्लेफ लिप एंड क्लेफ प्लेट, ये मतलब कि जो क्लेफ लिप मतलब होठ होते हैं, ये सब मतलब कि आपको जब जन्म लेते उसके बाद इससे संबंधित कोई विकार होते हैं, जन्मजात ये नहीं होते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि कौन इसमें से जन्मजात लक्षण नहीं है।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझ रहे हैं ना। जहाँ पर दिक्कत होंगे आप लोग बताइएगा, आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम आपको कोई चीज़ भेजते हैं, क्लास का लिंक, नोट्स या कोई चीज़, तो उसमें इंडिविजुअली सब पे चल जाता है, लेकिन वो ग्रुप है मतलब कि उसमें सारे मतलब कि और उसमें किसी के पास किसी का नंबर शो नहीं करेगा, जो कि प्राइवेसी के लिए वो रखा गया है। ठीक ना, और वहाँ पर आप लोग डिस्कस कर भी सकते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो एक ओपन ग्रुप भी बना देंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी, सब मैसेज करेंगे, इसलिए ओपन ग्रुप नहीं बना रहे हैं। अगला है कि निम्न में से प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण है, इनमें से कौन ऐसा है जो प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण है। जैसे इसमें दिया गया है कि झिल्लियों का फट जाना, या और आपका दिया गया है एक, तो जैसे दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन कि झिल्ली का फट जाना, या गुर्दा जो अंश होते हैं उसका चौड़ा हो जाना है, वो फैल जाना, या रक्त का टपकना, या उपयुक्त सभी। तो प्रसव की द्वितीय अवस्था का लक्षण आपसे पूछ रहा है, तो प्रसव की द्वितीय अवस्था का क्या लक्षण होंगे, ये सब तो आपको पता होंगे बहुत सारे, आपने आपके क्लास जो आपने कोर्स किए थे उसमें भी ये डिटेल्स में बताया जाता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं, आप लोग जो मतलब कोर्स में पढ़े हैं वही सब है, उसी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर आप लोग ज़्यादातर थ्योरी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मतलब उसी से बनता है। तो जैसे इसमें क्या दिया है, तो झिल्ली का फट जाना ये भी द्वितीय लक्षण है, गुदा का चौड़ा हो जाना ये भी उसका लक्षण है प्रसव की द्वितीय अवस्था का, रक्त का टपकना ये भी अवस्था है उसकी, और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला कह रहा है कि नाभिक नाल एम्बिलिकल कॉर्ड की औसतन लंबाई होती है। जो नाभिक नाल होती है एम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी औसतन लंबाई कितना होती है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। तो उसकी लंबाई कितना होते हैं, तो 50 सेंटीमीटर मतलब नाभिक नाल के एम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई होते हैं कितना, 50 सेंटीमीटर। और आप इसमें और वजीना की लंबाई में कंफ्यूज मत करिएगा, उसका लंबाई अलग होता है, इसका मतलब उसको इंच में मतलब कि मापा जाता है। अगला है कि गर्भवती महिला में सिर के डिस्केंट का पता लगाने के लिए कौन सी ग्रिप मतलब कौन सी ग्रिप काम में लिया जाता है। मतलब कि जैसे होता है ना कि जब गर्भवती महिला को मतलब कि जब डिलीवरी होने लगते हैं तो उस समय जनरली डॉक्टर्स जनरली बच्चा को बाहर क्या सिर को ही बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उसी को बाहर लाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो उसको किस माध्यम से निकाला जाता है, मतलब कौन सी ग्रिप ऐसे लगाया जाता है जो उसको वैक्यूम क्रिएट करके निकाल लिया जाता है अगर दिक्कत होती है उस केस में। और ज़्यादा दिक्कत क्रिटिकल आ जाता है तो ऑपरेशन करके निकालता ही है। और जैसे कि आप लोग 3 इडियट मूवी देखे होंगे तो वहाँ पर उसका दिखाया भी गया है, जब वैक्यूम किलर को भी लगाकर मतलब कि निकाला था उसमें, लेकिन उसका एक अलग मतलब मशीन आता है तो उससे मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम रहता है, तो उसका मतलब उसमें एक ग्रिप बना हुआ रहता है। वही कह रहा है कि आपका कि कौन सा ग्रिप उसमें काम आता है, फंडल या लैटरल या पेल्विक 1 या पेल्विक 2। तो कौन से ग्रिप उसमें काम आते वर्क में लिया जाता है, तो लैटरल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सॉरी पेल्विक आपका पेल्विक 2 लिया जाता है। पेल्विक 2 को इसमें मतलब कि ग्रिप को काम में लाया जाता है। अगला है कि लगभग, और आप लोगों के लिए और भी बड़ी बात है कि हम आपके लिए और भी इफेक्टिवली जो बीटीएससी का क्वेश्चन है और जो एएनएम का एग्ज़ाम हुए हैं 8853 वाले जो बिहार का एग्ज़ाम हुए थे, और भी बहुत सारे यूपी का एग्ज़ाम हुआ था, और भी जो एएनएम का एग्ज़ाम हुए थे, उन सारे क्वेश्चन को ऐड करके नया नोट्स तैयार किया जा रहा है और आप लोगों को वो नोट्स मिलने जा रहे हैं। तो आप लोग को क्या राय है कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आपको वो नोट्स कितनी जल्दी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, और उस तरीके से हम उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो क्लास ज्वाइन किया है उसको भी, जो क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन करिएगा, उसको मिल जाएंगे।
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता रहे, इस तरीके से हम आपको तैयारी करवाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में देने जाइए तो आपका सारा क्वेश्चन आते रहे। भले उसमें से कुछ क्वेश्चन आप मिस करिएगा, गलती करिएगा, कुछ मतलब याद नहीं आएगा, एग्ज़ाम में ऐसा होता है, लेकिन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे तो कुछ ही नहीं गलती होंगी, सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। तो उस तरीके से आपका तैयारी लगभग तैयार होते चलेंगे। जिस तरीके से हम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोगों का आते आते बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएंगे। एक बार रिवाइज फिर से करवा देंगे, सारा कुछ आपको करवाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, सारा कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो आपका दोस्त रह गया उनसे भी क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेंगे। इतना वर्क कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे, पढ़ाने में भी अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग का ये उत्तरदायित्व हम आपको सौंप रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। आपके पास जो भी ग्रुप होंगे एएनएम का, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वहाँ पर क्लास वीडियो को ज़रूर शेयर करके एक बार क्लास ज्वाइन करने अपने फ्रेंड सबको भी कह दीजिएगा, जिससे कि उसे भी बेनिफिट मिले और वो जॉब ले सके। क्योंकि आप ही लोग के प्रचार से प्रचार होंगे। अगला है कि लगभग 25% जो मेटरनल डेथ है किस कारण से होते हैं। जो मैटरनल मतलब डेथ, जब गर्भ धारण करते हैं तो उसको मैटरनल डेथ कहते हैं, क्योंकि वो माँ बनने की अवस्था में चल जाते हैं। मैटरनल मतलब माँ के शब्द से रिलेटेड है। तो मैटरनल डेथ का क्या कारण है? संक्रमण या प्रसूति, रक्तस्राव, समझ गए ना। मैटरनल डेथ क्या होता है? एक नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल कोई मरेंगे तो उसको कहेंगे डेथ। जब गर्भवती धारण समय में, मतलब उस समय में मरते हैं, या प्रसव या कह सकते हैं डिलीवरी के समय में, तो उसको मैटरनल डेथ कहा जाता है। ठीक ना। तो किस कारण से होते हैं? 25% जो कह रहा है उसका मेजर कारण क्या है? एक तो मतलब कि स्तन कैंसर भी होते हैं, लेकिन वो मतलब मैटरनल डेथ में नहीं आएंगे। तो इसका क्या रीज़न है? संक्रमण, प्रसूति, रक्तस्राव या असुरक्षित गर्भपात या एम्ब्लेसिया। तो क्या इसका रीज़न हो सकते हैं? इसका जो 25% रीज़न है वो प्रसूति गर्भपात है, सॉरी प्रसूति रक्तस्राव है। क्या है? प्रसूति रक्तस्राव इसका 25% मैटरनल डेथ का कारण है, उसका रीज़न है। ठीक ना। मैटरनल डेथ क्या होता है ये आपको पूरी सिंपल भाषा में समझा दी, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ठीक ना। अब आपको मैटरनल डेथ रहेंगे, ऑप्शन नहीं याद रहेगा, फिर भी आप समझ सकते हैं कि किससे इसके मतलब कि होते हैं, क्योंकि चीज़ें पता रहते हैं उसको आप बता सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ की चीज़ें हैं, आप लोग जानते भी हैं। सारी चीज़ आपके आंखों के सामने होने वाली चीज़ें हैं, उसकी चीज़ बस आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। टेक्निकल जो शब्द होते हैं, क्योंकि आपने टेक्निकल डिग्री लिया है, तो जो टेक्निकल पढ़ने जाते हैं वहाँ पर टेक्निकल वर्ड भी रहता है, तो वो सब आपको पता रहेगा तो आपको अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। अगला है कि पीटोसिन को इंडक्शन के दौरान होने वाला खतरा क्या होता है? पीटोसिन में इंडक्शन के दौरान कौन से खतरा रहते हैं? बीपी बढ़ जाने का। बीपी कितना होता है नॉर्मल जो इंसान रहता है, जो स्वस्थ इंसान है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग जिसको भी होंगे पता वो ज़रूर कमेंट करिएगा। बीपी का बढ़ जाना या संक्रमण या गर्भाशय का फट जाना या झिल्लियों का जल्दी फट जाना। तो क्या होता है? मतलब कि पीटोसिन में के इंडक्शन के दौरान होने वाला जो खतरा बना रहता है वो बना रहता है गर्भाशय के फट जाने का। क्या चीज़ का? पीटोसिन में के दौरान इंडक्शन में होने वाला जो खतरा है क्या? गर्भाशय का फट जाने का। ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डिलीवरी के 24 घंटे बाद होने वाली ब्लीडिंग को पीपीएच माना जाता है। कितना? डिलीवरी के 24 घंटे बाद जो ब्लीडिंग होते हैं उसको पीपीएच में माना जाता है, मतलब कितना मापा जाता है या कितना उसको माना जाता है या मापा जाता है, ये आप समझिए। जब रक्त की हानि 500 ml से अधिक हो जाए तब उसको पीपीएच माना जाएगा, या जब रक्त की हानि 700 ml से अधिक हो जाए या 100 ml से अधिक हो जाए या 200 ml से अधिक हो जाए। तो ये कितने होने पर हो इसको पीपीएच हानि माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है कितने पर? तो ये
500 ml से अधिक यदि रक्त की हानि या ब्लीडिंग हो जाती है डिलीवरी के 24 घंटे बाद तो उसको पीपीएच माने जाते हैं। आप लोग बताइएगा पीपीएच होता क्या है, नहीं तो हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। कह रहा है कि कौन सी सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है। पेल्विस आपको हमने बताए भी थे कि कहाँ पर होते हैं पेल्विस, इसके बारे में डिटेल्स में बता देते हैं क्या। चलिए हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सामान्य तथा आदर्श पेल्विस है। जैसे कि एंड्रॉयड दिया है और दिया है गायनेकॉइड जो पेलॉइड जिसके इंग्लिश में बोले जाते हैं, या पैलाइड या एंथ्रोपैराइड्स। तो क्या है मतलब कि सबसे सामान्य और आदर्श जो पेल्विस माना जाता है वो गायनेकॉइड्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? गायनेकॉइड को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब ये होते कहाँ, मतलब कि आपके जो चेस्ट वाले भाग होते हैं वहाँ पर ये मतलब कि पेट से ऊपर वाले जो मतलब कि होते हैं हिस्सा, वहाँ पर पेल्विस होते हैं। फिगर बोलिएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे, ट्राई करेंगे कि उस क्लास में पेल्विस की सारी डिटेल्स आपको फिगर के जरिए समझा सके। कह रहा है कि एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए। मतलब गर्भवती महिला को कितना कैलोरी अतिरिक्त देना चाहिए, कितना की ज़रूरत होती है, कितना की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो या तो 2500 रहे या 2800 रहे या 3000 रहे। 3000 किलो मतलब कि क्या है 300 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अतिरिक्त कैलोरी 300 किलो कैलोरी की मतलब कि उसमें ज़रूरत गर्भवती महिला को पड़ती है। हालांकि गर्भवती महिला द्वारा 18 से 20 सप्ताह की गर्भ अवस्था में गर्भस्थ शिशु के मूवमेंट महसूस करना कहलाता है क्या। मतलब 18 से 20 सप्ताह जब पूरा हो जाता है तो शिशु का मूवमेंट मतलब कहता है कि उधर वाले भाग पर पेट पर हाथ रखने पर बच्चे का कुछ फील होता है, या तो लात मारते हैं या हाथ इधर उधर के, तो कुछ उसका मूवमेंट पता चलता है। तो वही कह रहा है कि कौन जो मूवमेंट महसूस करना मतलब कि होने लगता है तो वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया है कि लाइटनिंग या क्विकेनिंग या एमेनरेफ या वीनिंग्स। तो उसको क्या कहा जाता है? कुकेनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब कहता है ना किक मारा है, तो वही किकेनिंग है। जैसे किक मारना, हाथ ऐसे करना या ये मतलब कि इधर करना उधर फेंकना, कहते हैं किक मारता है, तो मतलब कि वही उसी से आया है किकेनिंग। तो याद रहेगा इस तरीके से। मतलब कि नॉर्मली आप सोचिएगा किक मारता है तो किकेनिंग हो जाएगी। तो वही मतलब कि उसका जो मूवमेंट होता है उसका किकेनिंग्स कहे जाते हैं। पीपीएच का जो कॉमनेस्ट यूज है वो क्या है। पीपीएच के अभी हम लोग देखे थे, ब्लीडिंग जब प्रसव के दौरान होने लगती है ज़्यादा, तो उसको मतलब कि 24 घंटा के बाद तो उसको मतलब पीपीएच कहते हैं। तो वही कह रहे हैं उसका कॉमनेस्ट कॉज क्या है, उसका मतलब प्रमुख कारण क्या है, ये समझिए। कॉमनेस्ट कॉज या प्रमुख कारण, उसका रीज़न क्या है। उसका प्रमुख रीज़न क्या है? तो एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस। मतलब कि यूटेरस से जो क्या होता है, जो रक्त का स्त्राव होता है, तो वही क्या कहलाता है, मतलब कि उसका प्रमुख कारण रीजन वही है। यहाँ पर आप लोग देखे थे, जैसे कि हमने यहाँ पर पीपीएस से देखे थे ना कि मतलब कि कहाँ गया, हाँ, मतलब कि रक्त जब डिलीवरी के समय ब्लीडिंग होती है तो मतलब कहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो यूटेरस से ब्लीडिंग होती है। तो मतलब कि उसी को पीपीएच माना जाता है। और वही से क्वेश्चन था आपका कि उसका कॉमन मतलब कि कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो ये हम लोग जान चुके। एटोनिसिटी ऑफ यूटेरस इसका मतलब प्रमुख रीज़न है। हालांकि गर्भ अवस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि होती है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन देख चुके हैं। 11 kg। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को लगाई जाती है। तो ये हम लोग देखे थे कि जैसे
3-4 को वैक्सीन दिया हुआ था और उसमें हमने आपको बताए थे कि जैसे मीजल्स है ये सब नहीं लगाया जाता। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें था कि कौन सा वैक्सीन नहीं लगाया जाता है, तो उसमें बहुत सारा मतलब कि वैक्सीन था जिसमें मीजल्स भी था, तो मीजल्स नहीं लगाया जाता। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नहीं लगाया जाता। टेटनस हम लोग वहाँ पर देखे थे कि लगाया जाता था, BCG भी नहीं लगाया जाता था, टीपी जो DPT है वो भी नहीं लगाया जाता है, तो टेटनस का लगाया जाता था, तो ये सब नहीं लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा, एक बार या तो पूछेगा कि कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है या पूछेगा कौन सा वैक्सीन नहीं लगाया जाता है। तो नहीं लगाने के केस में मीजल्स दिया रहेगा, लगाने के केस में टेटनस या और भी कुछ रहेगा। तो आप ये देखिए मीजल्स, BCG और DPT ये सब नहीं लगाया जाता है, ठीक ना। कह रहा है कि एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी एंटेनल विजिट करनी चाहिए। तो एंटेनल कितने बार, मतलब गर्भवती महिला को एंटेनल विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, तो कितने बार। तो इसका मतलब कि ये भी क्वेश्चन हम लोग आई थिंक देखे हुए थे। तो 3 बार उसमें उस समय भी हम लोग देखे थे ना, मतलब कि 3 बार मतलब कि सलाह लेनी चाहिए। 3 या तो आप 3 महीना का अंतराल कह लीजिए, 3-3 महीना के अंतराल पे, या जिस अनुसार सुविधा हो या जब दिक्कत हो उस अनुसार, मतलब मिनिमम 3 तो लेना ही चाहिए। जिसको क्रिटिकल है उसको मतलब ज़्यादा, जैसे एक पहले मतलब कि मतलब डिलीवरी के समय बच्चे का नुकसान हो गया या कोई मतलब ऐसा क्रिटिकल आ गया तो उसको ज़्यादा सलाह लेनी पड़ती है। नॉर्मली आपको 3 बार जो एटेनल्स जो विजिट है वो करनी चाहिए। अगला है कि जैसे आप भी रहिएगा तो आएगा ड्यूटी के समय में आप रहिएगा, अगर कोई पेशेंट आएगा तो उसको आप कितने बार यूटेलस विजिट का मतलब कि सलाह दीजिएगा, तो 3 टाइम्स बोलिएगा एंटेनल्स विजिट का। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि IUD लगाने की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है क्या। दर्द, रक्तस्राव, परफॉर्मेंस या एप्टोपिक प्रेगनेंसी। तो क्या है इसका कॉमनेस्ट एप्लीकेशन, इसका मतलब कॉमनेस्ट यूज क्या है। तो इसका कॉमनेस्ट एप्लीकेशन यह है रक्तस्राव, ब्लीडिंग के लिए ये लगाया जाता है। IUD लगाने का कॉमनेस्ट एप्लीकेशन है, ब्लीडिंग के दौरान इसको लगाए जाते हैं, ठीक ना। कारण निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जाने थे कि किस तरीके से फीमेल्स ऑर्गन और मेल्स ऑर्गन वर्क करते हैं और फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। जैसे कि मेल्स के द्वारा जो फीमेल के बॉडी में क्या आपको जो फर्टिलाइजेशन वाले क्लास लिए थे उसमें हमने आपको फिगर सहित सारे कुछ डिटेल्स में आपको बताए थे वहाँ पर, और सारा ऑर्गन्स भी बताए थे कि मतलब कि कौन कौन से ऑर्गन्स फीमेल्स और मेल्स के भाग लेते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो वो वाला यदि आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर तो किए ही नहीं। कह रहा है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है गर्भाशय में, फ्लोपियन ट्यूब नलिका में, पेल्विक्स में या योनि में। तो ये कहाँ होते हैं, तो ये आपको फेलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होते हैं। और योनि, ये सब क्या है,